सभी साथियों को नमस्कार। चलिए गाइस, कल तक जो हमने पढ़ा था रिगार्डिंग न्यूमोथोरैक्स, आज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और मूव करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ ऑफ लंग्स की ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चंस टॉपिक से निकल कर आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आते हैं, वो सारी बातें हम इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा दैट इज सीओपीडी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी की बातें करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ लंग्स की ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। बात करते हैं वन बाय वन। सीओपीडी क्या है? तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, इट इज अ रेस्पिरेटरी कंडीशन, इट इज अ रेस्पिरेटरी कंडीशन in which एयर फ्लो लिमिटेशन, एक वर्ड में बात करें एयर फ्लो लिमिटेशन क्या होता है बच्चों? तो एयर फ्लो का लिमिटेशंस होता है, एयर बाहर नहीं निकल पाती है। जो CO2 है वो अंदर ही रह जाती है, CO2 को बाहर निकलने में परेशानी होती है, फ्लो को बाहर निकलने में परेशानी होती है, CO2 को बाहर निकलने में परेशानी होती है, इसलिए इसको नाम दिया है एयर फ्लो लिमिटेशन। तो एक बात आप याद रखेंगे, क्या? एयर फ्लो लिमिटेशंस। तो एयर फ्लो लिमिटेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दिस इज योर एयरवे, और एयरवे और एल्वुलाई, या तो एल्वुलाई डिस्टेंड हो जाए, एल्वुलाई आपकी डिस्टेंड हो जाए, और डिस्टेंड के बाद वो इस CO2 को अंदर एक्यूमुलेट रखे, बाहर नहीं निकल पाए, तो दैट इज ऑल्सो एयर फ्लो लिमिटेशन। और नैरोइंग ऑफ योर एयरवे, अगर एयरवे आपका नैरो हो जाए, नैरोइंग ऑफ एयरवे, एयरवे अगर नैरो हो जाए तो उन कंडीशंस के अंदर भी दिस इज योर एयरवे एंड एयरवे नैरोइंग, नैरोइंग ऑफ एयरवे। इज दैट क्लियर? तो इसलिए सीओपीडी को हम एयर फ्लो लिमिटेशन भी कहते हैं। बच्चों ये बात अच्छे से याद रखिएगा, सीओपीडी दैट मीन्स एयर फ्लो लिमिटेशंस। चलिए अगली बात जाते हैं, विच डिजीज इंक्लूड इन सीओपीडी, कौन सी बीमारियां हैं जो सीओपीडी के अंदर इंक्लूड है? तो यहां पे याद रखिएगा, सीओपीडी इंक्लूड्स, सीओपीडी प्रीवियसली इंक्लूड्स, प्रीवियसली पहले सीओपीडी के अंदर कौन कौन सी बीमारियां इंक्लूड थी, कौन सी बीमारियां इंक्लूड थी? तो समझिएगा, इसके अंदर एक तो है आपका अस्थमा, दूसरा अस्थमा ब्रोंकाइटिस एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, अस्थमा ब्रोंकाइटिस सिस्टिक फाइब्रोसिस, एंड फोर्थ वन इज योर अस्थमा ब्रोंकाइटिस सिस्टिक फाइब्रोसिस, एंड चौथी जो बीमारी थी वो थी एम्फाइसेमा। दिस 4 डिसऑर्डर, ये 4 बीमारियां जो है बच्चों वो इंक्लूड थी आपके किसके अंदर? दे आर इंक्लूड इन सीओपीडी। बट प्रेजेंटली देयर इज अ 2 डिसऑर्डर, वर्तमान में केवल 2 बीमारियां इंक्लूड है, याद रखना है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा। तो वर्तमान में अगर हम बात करें, रिसेंटली it consists mainly two disorder, it consists mainly two disorder। वर्तमान में इसके अंदर 2 बीमारियां इंक्लूड हैं, पहली है आपकी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरी है आपकी एम्फाइसेमा। तो फर्स्ट वन इज योर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एंड सेकेंड वन इज योर एम्फाइसेमा। दूसरी जो बीमारी है वो है आपकी एम्फाइसेमा, दूसरी इंपॉर्टेंट बीमारी है वो है एम्फाइसेमा।
चलिए अब समझते हैं आगे की तरफ। बिकॉज दिस इज फुल्ली इरिवर्सिबल, ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है और इरिवर्सिबल है। इसके प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है लेकिन उसको रिकवर नहीं किया जा सकता है। लाइक अस्थमा कैन बी रिवर्सिबल बट सीओपीडी इज फुल्ली इरिवर्सिबल। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा सीओपीडी इज योर इरिवर्सिबल डिसऑर्डर, इरिवर्सिबल डिसऑर्डर। तो पहली बात, पहले इसके अंदर नो डाउट 4 बीमारियां इंक्लूड थी, लाइक अस्थमा, ब्रोंकिएक्टासिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड एम्फाइसीमा। बट प्रेजेंटली इट कंसिस्ट ओनली 2 डिसऑर्डर। वर्तमान में इसके अंदर केवल मात्र 2 बीमारियां हैं और वो कौन कौन सी हैं? वन इज योर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा। तो अब हम जो बात करेंगे वो रिगार्डिंग इनसे रिलेटेड ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर, क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं किसके? सीओपीडी के। तो सीओपीडी के कॉजेस की बात करते हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स या कॉजेज ऑफ सीओपीडी, इटियोलॉजिकल फैक्टर और यू कैन सी कॉजेज ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी के क्या प्रमुख कारण हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। चलिए समझिएगा मेरी बात को ढंग से। अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीओपीडी तो 95% एक सिंगल कॉज मिलता है, दैट इज स्मोकिंग। तो मोस्ट कॉमन कॉज याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी का सबसे प्रमुख कारण जो है वो है आपका स्मोकिंग। याद रखिएगा 95% केसेस के अंदर आपका एक ही जवाब मिलता है, दैट इज स्मोकिंग। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन, जो एयर का, हवा प्रदूषण, एनवायरनमेंट का जो प्रदूषण है, वातावरण का जो प्रदूषण है, उस वातावरण में जो हवा का प्रदूषण है, उस हवा के प्रदूषण की वजह से अंदर जो स्मोक जाता है, मोटर व्हीकल का जो स्मोक जाता है, दैट कैन कॉज अ सीओपीडी, वो भी आपका सीओपीडी कॉज कर सकता है। तो ये बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे। तो पहला आपका हुआ स्मोकिंग, दूसरा है आपका एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन, इसके अलावा अगर हम बात करें तो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लो बर्थ वेट, डेफिशिएंसी, सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट इज, एक तो आपको याद रखनी ये, और जेनेटिक कौन सा हो सकता है? डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो देखिएगा, डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, तो ये बातें याद रखनी है। इसके अलावा फीमेल्स जो कोल धुएं में काम करती हैं, जो चूल्हे पे काम करती है, और जो चूल्हे का धुआं है वो चूल्हे का धुआं अंदर पहुंचता है और वो भी आपका क्या कर सकता है? सीओपीडी कर सकता है। तो कोल वर्कर मतलब जो धुएं में या चूल्हे पर काम करने वाली महिलाओं, आजकल उज्ज्वला योजना आ गई है तो चूल्हे पर बहुत कम महिलाएं जो काम करती हैं, बट जो चूल्हे पे काम करते थे उनको भी सीओपीडी की रिस्क, चूल्हे पर काम करने वाली महिलाएं। चलिए, तो यहां पर आप कुछ बेसिक बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रमुख कारण है। तो स्मोकिंग हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, देन योर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लो बर्थ वेट, कैनाबिस इनहेलेशन, कैनाबिस इनहेलेशन। तो कैनाबिस इनहेलेशन भी एक कारण हो सकता है।
तो दीज आर द कॉजेज या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ सीओपीडी। ये कुछ प्रमुख फैक्टर हैं सीओपीडी के, इसको आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, अगली इंपॉर्टेंट बात की तरफ चलते हैं। और अगली इंपॉर्टेंट बात है दैट इज योर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक एक करके डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, बी फॉर ब्रोंकाइटिस एंड बी फॉर ब्लू ब्लॉटर। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को और क्या कहा जाता है, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को ब्लू ब्लॉटर्स भी कहा जाता है। तो यहां पे याद रखिएगा, ऑल्सो नॉन एज ब्लू ब्लॉटर, इसे ब्लू ब्लॉटर भी कहते हैं, ब्लू ब्लॉटर, ऑल्सो नॉन एज ब्लू ब्लॉटर्स। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है ब्लू ब्लॉटर। इज दैट क्लियर? तो ब्लू ब्लॉटर भी कहा जाता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को। याद रखने का सिंपल सा तरीका है बी एंड बी, बी फॉर ब्रोंकाइटिस, बी फॉर ब्लू ब्लॉटर। इसके अंदर व्यक्ति ब्लू साइनोसिस की वजह से ब्लू हो जाता है, इसलिए इसको ब्लू ब्लॉटर कहते हैं। ठीक है, साइनोसिस डेवलप होता है, साइनोसिस की वजह से व्यक्ति ब्लू दिखाई देना लगता है, इसलिए इसको कहते हैं ब्लू ब्लॉटर्स। अब समझिएगा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डिसऑर्डर ऑफ एयरवे, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ एयरवे, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ एयरवे। ये आपका क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है एयरवे का। अब यहां पे समझिएगा छोटी सी बात, जो छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि देयर इज व्हाट, दिस इज योर एयरवे एंड रिपीटेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवे। रिपीटेटिव इन्फ्लेमेशन, बार बार आपका इन्फ्लामेशन होगा और इन्फ्लामेशन की वजह से देयर इज अ दीज एयरवे बिकम नैरोड। ये जो एयरवे है वो धीरे धीरे आपका नैरो होता जाता है और इसके अंदर म्यूकस एक्यूमुलेटेड रहने लग जाता है, म्यूकस एक्यूमुलेट होने लग जाता है। तो दैट इज कॉल्ड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात जो अब लिख रहा हूं, क्योंकि इसके डेफिनेशन में कुछ चीज लिखी हुई है जो हमें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है वो समझिएगा। इट इज अ इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन एयरवे इन विच व्हाट 3 month काफ फॉर 2 consecutive year। एक लाइन जो आपको याद रखनी है, 3 month काफ फॉर 2 consecutive year। जो इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिख रहा हूं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर, तो उसको आपको याद रखनी है 3 month काफ फॉर 2 consecutive year। ये इसकी खासियत है, ठीक है, कि लगातार 3 महीने का कफ रहता है, कॉपियस मतलब लार्ज अमाउंट में कफ रहता है, और वो भी 3 मंथ लगातार 2 consecutive ईयर तक, 2 साल तक लगातार 3 महीने का कफ रहता है। तो ये इंडिकेट करता है पेशेंट हैविंग अ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो यहां पर आप जो चीज याद रखेंगे बच्चों, वो आपको क्या याद रखनी है, तो यहां पर आपको याद रखनी है 3 month कफ फॉर 2 consecutive ईयर। अब यहां समझिएगा छोटी सी बात, सिंपल सी बात मैंने बता दी कि दिस एयरवे बिकम नैरोड। ये जो एयरवे है वो नैरो हो जाता है ड्यू टू रिपीटेटिव इन्फ्लेमेशन, रिपीटेटिव इन्फ्लेमेशन की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर काफ आता है, म्यूकस जो है वो आपका सीक्रेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात को समझते हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दिस पार्ट। तो क्या है पैथोफिजियोलॉजी समझिएगा। पहले आसान सी भाषा में हम समझेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। चलिएगा सुनिएगा बच्चों, ढंग से समझिएगा। चलिए, दिस इज योर एयरवे, ये आपका एयरवे है, और इस एयरवे के अंदर मैंने आपको बताया था सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होता है।
एंड दिस ciliated columnar epithelium कंसिस्ट व्हाट, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, तो यहां समझिएगा दिस इज व्हाट, ये जो भाग है इट कंसिस्ट गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल, और गॉबलेट सेल का काम है क्या, गॉबलेट सेल का काम है म्यूकस का प्रोडक्शन। दिस इज योर गॉबलेट सेल, ये आपकी गॉबलेट सेल्स हैं, और गॉबलेट सेल्स का काम क्या है, तो गॉबलेट सेल का काम है म्यूकस प्रोडक्शन। गॉबलेट सेल का काम है म्यूकस प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? तो यहां समझिएगा इसका काम है म्यूकस प्रोडक्शन। चलिए अगली बात को समझिएगा, इसका काम है म्यूकस प्रोडक्शन। सिंपल सी बात। अब यहां पर आप क्या समझेंगे, जब आपका कोई स्मोक है, स्मोकिंग की वजह से केमिकल इरिटेंट्स जो है वो इस गॉबलेट सेल को स्टिमुलेट कर देते हैं, इस गॉबलेट सेल को स्टिमुलेट कर देते हैं, समझिएगा। तो गॉबलेट सेल इज स्टिमुलेटेड बाय केमिकल इरिटेंट्स ऑफ स्मोक। तो स्मोकिंग की वजह से जो केमिकल इरिटेंट्स हैं, केमिकल्स इरिटेंट स्टिमुलेट दिस गॉबलेट सेल, स्टिमुलेट गॉबलेट सेल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, जो केमिकल इरिटेंट है दैट डैमेज सीलिया, वो किसको डैमेज करते हैं, वो सीलिया को डैमेज कर देते हैं। यहां पर आपके क्या प्रेजेंट है, देयर इज अ सीलिया, और इस सीलिया को कौन डैमेज करता है, तो जो स्मोक के पार्टिकल हैं, स्मोक या केमिकल्स हैं जो स्मोक के अंदर प्रेजेंट है, वो इस सीलिया को डैमेज करते थे। तो ये जो केमिकल इरिटेंट्स है वो दो काम करते हैं। पहला जो काम है वो क्या है, डैमेज सीलिया। दूसरा जो काम है दैट स्टिमुलेट गॉबलेट सेल। सीलिया का सिंपल सा काम है, सीलिया अपवर्ड मूवमेंट करके जो भी म्यूकस प्रोड्यूस होता है उस म्यूकस को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो यहां पर सिंपल सी बात, दैट केमिकल इरिटेंट स्टिमुलेट गॉबलेट सेल। जब केमिकल इरिटेंट स्टिमुलेट करते हैं गॉबलेट सेल्स को, तो यहां पर क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। एक बात तो ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, सीलिया केमिकल इरिटेंट ऑल्सो डैमेज, केमिकल इरिटेंट ऑल्सो डैमेज सीलिया। अब सीलिया डिस्ट्रक्ट हो गई, म्यूकस यहां पर इकट्ठा होता गया, और इस म्यूकस के एक्यूमुलेशन की वजह से, इस म्यूकस के एक्यूमुलेशंस की वजह से क्या होगा, इस म्यूकस के एक्यूमुलेशन की वजह से रिपीटेटिव इन्फ्लेमेशन होगा, और रिपीटेटिव इन्फ्लेमेशन की वजह से एयरवे बिकम नैरोड। एयरवे जो है वो नैरो हो जाएगा। जो एयरवे पहले ऐसा था, ये एयरवे ऐसा था, दैट बिकम लाइक दैट। अब ये एयरवे नैरो हो चुका, और एयरवे नैरो होने की वजह से अनेबल टू एक्सेल कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंप्लीटली बाहर नहीं आ पाती है, एंड दैट CO2 एक्यूमुलेट्स इन योर बॉडी और इन योर ब्लड। ब्लड के अंदर वो CO2 एक्यूमुलेट रहती है। तो सिंपल सी बात को समझेंगे हम, ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से सीलिया डैमेज एंड हाइपर एक्टिवेशन ऑफ गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल्स का हाइपर एक्टिवेशन होता है, गॉबलेट सेल्स का हाइपर एक्टिवेशन होता है, और हाइपर एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, दैट लीड टू डैमेज सीलिया डैमेज होगी, और एक्टिवेशन गॉबलेट सेल, तो इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, बट सीलिया डैमेज्ड, so mucus remain in airway, mucus remain
in airway and cause infection या inflammation and cause inflammation और infection, एंड उसकी वजह से क्या होगा, नैरोइंग ऑफ एयरवे, और एयरवे नैरो होगा तो पेशेंट डेवलप्स व्हाट, एयरवे नैरो होने की वजह से CO2 रिमेन इन एल्वलाई, अनेबल टू एक्सेल CO2, अनेबल टू एक्सेल CO2 remain in alveoli, CO2 remain in alveoli, and that develops what, hypoxemia. इसकी वजह से आपका हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सीमिया डेवलप होगा, जो आगे जाकर साइनोसिस में कन्वर्ट होगा, तो ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। क्या सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी मैंने यहाँ पे बताई, और वो सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जो एयरवे था, दैट एयरवे बिकम नैरोड, और नैरो क्यों हुआ, दो ही बातें याद रखनी है। जो आपका केमिकल इरिटेंट था उसने सीलिया को डैमेज किया, और जो आपकी गॉबलेट सेल्स थी उसको स्टिमुलेट कर दिया, और सीलिया डैमेज हुए, ऊपर से गॉबलेट सेल स्टिमुलेट हो गई, तो गॉबलेट सेल ने म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, बट सीलिया जो थी वो उस जो बढ़ा हुआ म्यूकस है उसको बाहर नहीं निकल पाया, और उस वजह से जो म्यूकस था दैट एक्यूमुलेट इन योर एयरवे के अंदर म्यूकस इकट्ठा होने लगा, और वही म्यूकस आपका क्या करने लगा, वही म्यूकस आपका ऑब्स्ट्रक्शन करने लगा, साथ ही साथ इन्फेक्शन भी करने लगा, और रिपीटेटिव इन्फ्लेमेशन की वजह से एयर बिकम नैरोड, एयरवे जो था वो नैरो हो गया और CO2 बाहर नहीं निकल पाई। तो ये सिंपल सी बात जो करी, दैट इज रिगार्डिंग योर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ chronic bronchitis. Now we are moving toward the sign and symptoms of chronic bronchitis. क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के साइन एंड सिम्टम को समझिएगा। पहला आपका डिस्निया, मतलब सांस लेने में तकलीफ होना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और यू कैन से ब्रीथलेसनेस। दूसरी बात प्रोडक्टिव कफ, कॉपियस मतलब लार्ज अमाउंट, प्रोडक्टिव कफ के बाद यूज ऑफ एसेसरी मसल। जब डिस्निया होगा तो अपनी एसेसरी मसल्स को भी पेशेंट यूज करने लगेगा, दैट इज तो यूज ऑफ एसेसरी मसल, यूज ऑफ एसेसरी मसल्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो दैट इज व्हाट, टैकिपनिया, टैकिकार्डिया। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। दूसरी बात, जब पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सीमिया होगा और साइनोसिस होगा, साइनोसिस की वजह से आपका क्या होगा, क्लबिंग ऑफ नेल्स एंड ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन जो है वो आपकी ब्लूइश हो जाएगी, और ब्लूइश डिस्कलरेशन को भी अपन क्या बोलते हैं, साइनोसिस, और इसीलिए इसको ब्लू ब्लॉटर्स भी कहते हैं। तो हाइपोक्सीमिया, साइनोसिस। अगली बात समझिएगा, क्लबिंग ऑफ नेल्स की क्लबिंग होना। अब नेल्स की क्लबिंग, जो नेल्स हैं चूंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है,
नेल्स को, तो नेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो डिफॉर्मिटी इन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन के अंदर डिफॉर्मिटी होगी, और केराटिन प्रोटीन के डिफॉर्मिटीज की वजह से देयर इज अ क्लबिंग ऑफ नेल्स, जो नेल हैं वो क्लब्ड नेल होंगे। तो नेक्स्ट इज योर क्लब्ड नेल, क्लबिंग ऑफ नेल्स, याद रखिएगा ड्यू टू व्हाट, इस तरीके से होंगे नेल, ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोटीन, डिफेक्टिव प्रोटीन की वजह से आपको क्लब्ड नेल मिलेंगे, क्लबिंग ऑफ नेल मिलेगी। तो ये बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए ये तो बात करी हमने किसकी, ये तो बात करी हमने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की, बट अब जो बात करने वाले हैं हम, दैट इज अबाउट मोर इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर, दैट इज व्हाट, वो है आपका एम्फाइसेमा। अगली बात को हम डिस्कस करेंगे एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा जो है वो इंपॉर्टेंट है बच्चों कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एम्फाइसेमा, एम्पाइमा, कई स्टूडेंट इसको एक जैसा लगता है बट ये दोनों एक जैसे नहीं है। पहली बात समझिएगा, एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा को और क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, एम्फाइसेमा को पिंक पफर भी कहा जाता, इट इज ऑल्सो नोन एज पिंक पफर, इसे पिंक पफर भी कहते हैं। जैसे उसको ब्लू ब्लॉटर कहा था, वैसे ही एम्फाइसेमा को पिंक पफर भी कहते हैं। एम्फाइसेमा क्या है, थोड़ी सी बात को समझेंगे। पहले जो बात करी थी मैंने, वो बात करी थी किसकी, पहले जो बात करी थी ब्रोंकाइटिस की बात करी थी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करी थी, दैट इज द डिसऑर्डर ऑफ एयरवे, बट एम्फाइसेमा इज डिसऑर्डर ऑफ एल्वेलाई। तो वो एयरवे का डिसऑर्डर था, ये एल्वेलाई का डिसऑर्डर है। अब यहां पे कुछ बातें जो समझाने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। सिंपल सी बात करूंगा मैं, एम्फाइसेमा है क्या। एक नॉर्मल एल्वेलाई की बात करें बच्चों, दिस इज योर, यह एक आपकी नॉर्मल एल्वेलाई है, ये नॉर्मल एल्वेलाई है। आपने बचपन में एक इलास्टिक वाली नेकर आती थी तो पढ़ा होगा, पहनी होगी, इलास्टिक की नेकर जब नहीं रहती थी तो उसका इलास्टिक बहुत मजबूत होता था, एकदम ग्रिप प्रॉपर बन जाती थी और उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन रहती थी। लेकिन जैसे ही साल 2 साल के बाद उसकी इलास्टिसिटी लॉस होती थी तो वो ग्रिप नहीं बन पाती थी और वो नीचे उतर जाता था। सेम लाइक दैट दिस एल्वेलाई, ये एल्वेलाई जो थी उसके अंदर आपकी पहले जो ग्रिप बनी हुई है वो ग्रिप नहीं रहती है, एंड दिस एल्वेलाई बिकम डिस्टेंडेड। ये जो एल्वेलाई है उनकी इलास्टिसिटी लॉस होने की वजह से, दैट इज लाइक, ये जो एल्वेलाई है दैट बिकम डिस्टेंडेड। ये एल्वेलाई यहां से ऐसी होगी, तो डिस्टेंडेड एल्वेलाई एंड लॉस ऑफ अ कैपिलरी वॉल। ये जो एल्वेलाई है वो डिस्टेंड हो जाती हैं, डिस्टेंडेड एल्वेलाई, और जब एल्वेलाई डिस्टेंड होगी तो इसकी चारों तरफ जो कैपिलरीज थी वो कैपिलरीज भी डैमेज हो जाएगी। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा वो क्या है, डैमेज कैपिलरी वॉल या डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिलरीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेलर या कैपिलरी वॉल। कैपिलरी वॉल जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए सिंपल सी बात बोली मैंने, एम्फाइसेमा क्या है, तो एम्फाइसेमा सीधी सी बात, एम्फाइसेमा का मतलब है कि बहन लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ योर एल्वेलाई, एल्वेलाई की इलास्टिसिटी लॉस होती है जिसकी वजह से डिस्टेंडेड एल्वेलाई एंड लॉस ऑफ एल्वेलर कैपिलरी वॉल या डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेलर कैपिलरी वॉल। तो कैपिलरी वॉल का डिस्ट्रक्शन होना एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ योर एल्वेलाई। तो एम्फाइसेमा किसका डिसऑर्डर है, एम्फाइसेमा इज अ डिसऑर्डर ऑफ एल्वेलाई। एम्फाइसेमा एक किसका डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ एल्वेलाई, डिसऑर्डर ऑफ एल्वेलाई। यह एक एल्वेलाई का डिसऑर्डर है।
Emphysema is a pathological term. Emphysema is a pathological term. Emphysema is a pathological term which is defined as destruction of alveolar capillary wall, and distinction of alveoli, loss of elasticity beyond the terminal bronchiole, तो यहां पर एक बेसिक बात जो याद रखनी है, टर्मिनल ब्रोंकियल का बियॉन्ड जो एल्विलर कैपिलरी वॉल है वो डैमेज होगी। सीधी सी बात है, जब आप सीधी सी बात समझिएगा, ये आपकी एल्विलाई है, ये एल्विलाई है, और इस एल्विलाई की इलास्टिसिटी है वो डैमेज हो जाएगी। जो इलास्टिक फाइबर है वो डैमेज होने की वजह से लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी डैमेज होगी तो ये एल्विलाई जो थी पहले इनकी इलास्टिक कैपेसिटी अच्छी थी, दैट बिकम, ये अब कैसी होगी, डिस्टेंडेड होगी, डिस्टेंडेड एल्विलाई, ये आपकी डिस्टेंडेड एल्विलाई। और दूसरी बात क्या बताई मैंने, लॉस ऑफ या डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिलरी वॉल। यहां पर बहुत सारी कैपिलरीज थी, देखिएगा, दिस इज योर, बहुत सारी कैपिलरीज थी ये, बट चूंकि डिस्टेंशन हुआ तो कैपिलरीज जो थी वो डैमेज हो गई, ये। तो ये यहां से ये स्थिति बन गई, तो यहां पर दो बातें हुई, एक तो डिस्टेंशन ऑफ एल्विलाई, डिस्टेंडेड एल्विलाई, एंड लॉस ऑफ कैपिलरी वॉल। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बच्चों एम्फाइसेमा, इसको तो कहेंगे हम एम्फाइसेमा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द एम्फाइसेमा। तो एम्फाइसेमा का सिंपल सा और सीधा सा मतलब है कि आपके एल्विलाई जो है डिस्टेंड हो जाए, और दूसरी बात कैपिलरी वॉल डैमेज हो जाए। एम्पाइमा क्या होता है, एम्पाइमा इज टोटली डिफरेंट टर्म। एम्पाइमा का मतलब है पस कलेक्शन इन अ प्लूरल कैविटी। अगर प्लूरल कैविटी में पस का कलेक्शन हो तो उसको एम्पाइमा कहते हैं। बट याद रखना दोनों टर्म अलग अलग है, कई बार स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं एम्फाइसेमा एंड एम्पाइमा। तो यहां पर छोटी सी बात समझा देता हूं मैं, एम्फाइसेमा वर्सेस एम्पाइमा, यहां मिस्टेक कर देता है स्टूडेंट, एम्पाइमा एक जैसे दिखने वाली टर्म्स हैं इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। एम्पाइमा का मतलब है पस इन प्लूरल कैविटी, अगर प्लूरल कैविटी में पस है तो एम्पाइमा, और अगर एल्विलाई डिस्टेंडेड है तो एम्फाइसेमा, डिस्टेंडेड एल्विलाई। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, ये आपको बेसिक डिफरेंशिएशन है। कई बार स्टूडेंट इस तरीके से भी लिख देते हैं एम्फाइमा, तो ऐसी कोई टर्म नहीं है, तो एम्फाइमा नाम की कोई टर्म नहीं है। दो टर्म जो आपके सामने है, वन इज योर एम्फाइसेमा, अनदर वन इज योर एम्पाइमा, बट देयर इज नो एम्फाइमा। एम्फाइमा नाम की कोई टर्म नहीं है, तो थोड़ा सा आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बेसिक बात करी, अब चलते हैं थोड़े से एडवांसमेंट की तरफ, और एडवांसमेंट की तरफ चलें तो अब डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ
एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा की पैथोफिजियोलॉजी को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एम्फाइसेमा, चलिए पहले समझिएगा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हुआ, रिपीटेटिव इन्फ्लामेशंस हुआ, और रिपीटेटिव इन्फ्लामेशंस की वजह से क्या होगा, इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ जाता है। देखिएगा बच्चों, समझिएगा ध्यान से, यहां पर अगर हम देखें, दिस इज योर एल्वलाई, चूंकि ब्रोंकाइटिस हुआ था, ब्रोंकाइटिस की वजह से रिपीटेटिव इन्फ्लामेशंस हुए थे, और इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन, रिपीटेटिव इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, रिपीटेटिव इन्फ्लामेशंस, और रिपीटेटिव इन्फ्लामेशंस की वजह से इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स। जाहिर सी बात है, जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, वो लड़ने की क्षमता रखता है, न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ेगा। और ये न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, ये न्यूट्रोफिल्स जो है वो आपका क्या करेगा, डिस्ट्रक्ट इलास्टिक फाइबर। सीधा पहले लिखो, इंक्रीज इलास्टिस, इलास्टिस को इंक्रीज करेगा, इलास्टिस इंक्रीज होगा, और इलास्टिस की इंक्रीज होने की वजह से ये इलास्टिस क्या करेगा, डिस्ट्रक्ट इलास्टिक फाइबर, ये इलास्टिक फाइबर को डिस्ट्रक्ट कर देगा, और इलास्टिक फाइबर को डिस्ट्रक्ट करने की वजह से जो आपकी एल्वलाई थी वो कॉम्पैक्ट थी, दैट बिकम डिस्टेंडेड। ठीक है, तो इसकी इलास्टिक रिकॉइल कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही इलास्टिक फाइबर डिस्ट्रक्ट हुए, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्वलाई, एल्वलाई की इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, और एल्वलाई की इलास्टिसिटी खत्म हुई, दैट मींस डिस्टेंशन ऑफ एल्वलाई, एल्वलाई बिकम डिस्टेंडेड, एल्वलाई जो थी वो डिस्टेंड हो गई, डिस्टेंडेड एल्वलाई, डिस्टेंडेड एल्वलाई। तो पहली बात आपने जो समझी वो क्या समझी, पहली सिंपल सी बात समझी कि जब आपका बार बार इंफेक्शन हुआ, रिपीटेटिव इन्फ्लेमेशन हुआ, न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ा, न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ने की वजह से जो न्यूट्रोफिल नंबर में बढ़ी थी, उन्होंने इलास्टिस रिलीज किया, इस इलास्टिस ने किसको, इलास्टिक फाइबर को डिस्ट्रक्ट करना चालू कर दिया, और उसकी वजह से इलास्टिसिटी लॉस हुई, और इलास्टिसिटी लॉस होने की वजह से आपका एल्वलाई बिकम डिस्टेंडेड, एल्वलाई जो थी वो आपकी डिस्टेंडेड होगी। दूसरी बात को समझिएगा, नेक्स्ट, इंक्रीज प्रोटीएज, इंक्रीज प्रोटीएज, प्रोटीएज क्या करता है, डैमेज अगेन, प्रोटीएज जो है वो भी आपका लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी को लॉस करेगा, और इलास्टिसिटी लॉस होने की वजह से डिस्टेंडेड एल्वलाई, डिस्टेंडेड एल्वलाई। ठीक है, नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इसकी वजह से भी बच्चों अगेन लॉस ऑफ, इंक्रीज प्रोटीएज, ये प्रोटीएज को बढ़ाएगा, और प्रोटीएज बढ़ेगा तो अगेन डिस्टेंडेड एल्वलाई। तो कुल मिला के तीनों ही फैक्टर, चाहे प्रोटीएज हो, चाहे इलास्टिस हो, चाहे आपका अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हो, तीनों ही क्या करेंगे, एल्वलाई को डिस्टेंड कर देंगे, और एल्वलाई के डिस्टेंड होने की वजह से जब एल्वलाई लंबी हो गई, और लंबी हो गई तो क्या होगा, लंबी होने की वजह से जो कैपिलरीज है वो उस पूरी लंबी एल्वलाई को सप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए कैपिलरीज जो है वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, कैपिलरी वॉल जो है वो आपकी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, और कैपिलरी वॉल डिस्ट्रक्ट होगी तो एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, जो एडिक्वेट ब्लड है वो पूरा का पूरा ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाएगा। कैसे, अभी थोड़ी सी बात समझते हैं, लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं। देखिए,
यहां पर एक सिंपल सी बात बताई, ये जो थी ये आपकी एल्वुलाई थी और इस एल्वुलाई के चारों तरफ बहुत ही कॉम्पैक्ट ब्लड सप्लाई थी, बहुत ही कॉम्पैक्ट ब्लड सप्लाई थी, ये आपकी ब्लड सप्लाई थी। ठीक है, तो जितनी ऑक्सीजन आ रही थी वो सारी यहां पर डिफ्यूज हो रही थी। बट इन केस ऑफ, लेकिन किस वजह से, लेकिन डिस्टेंडेड एल्वुलाई हुई और डिस्टेंडेड एल्वुलाई होने की वजह से ब्लड सप्लाई एडिक्वेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपकी जो एल्वुलाई है, एल्वुलर कैपिलरीज है, वो डिस्ट्रक्ट हो गई, पल्मोनरी कैपिलरीज जो है वो डिस्ट्रक्ट हो गई, और पल्मोनरी कैपिलरीज के डिस्ट्रक्ट होने की वजह से जो ऑक्सीजन है उसका सप्लाई यहीं पर होगा, यहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा। और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो यहां पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी। दूसरी बात, जो CO2 है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। क्यों नहीं निकल पाएगी? लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के लॉस होने की वजह से CO2 बाहर नहीं निकल पाएगी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और जब CO2 बाहर नहीं निकल पाएगी, बच्चों समझिएगा, ये अगर एक सिंपल सी बात बताता हूं, ये एक नाली है और यहां से बहुत सारी नालियां निकल रही है। यहां पर जो पानी आता है वो पानी सब जगह एडिक्वेट जाता है, बट अगर किसी कारणवश नालियां अगर ब्लॉक हो जाएं, ये वाली, तो फिर यहां से पानी बाहर निकलने लग जाता है, तो इस पर प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहां पर भी जब कैपिलरीज डैमेज होती हैं तो पल्मोनरी वेसल्स पर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो सकता है। चलिए अब थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी लिख लेते हैं। समझिएगा यहां पर, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, इम्बैलेंस इन प्रोटीएज, इलास्टेज एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इनके अंदर इम्बैलेंस होगा। इसकी वजह से डिस्टिंक्शन, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्वुलाई, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई की इलास्टिसिटी लॉस होगी। और एल्वुलाई की इलास्टिसिटी लॉस होने की वजह से क्या होगा? लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी लॉस होने की वजह से डिस्टिंक्शन ऑफ एल्वुलाई एंड डैमेज कैपिलरी वॉल, डैमेज कैपिलरी वॉल, कैपिलरी वॉल जो है वो डैमेज होगी। और कैपिलरी वॉल डैमेज होगी तो क्या होगा? CO2 accumulates, CO2 accumulate in alveoli, unable to exhale CO2। और CO2 अगर बॉडी के अंदर इकट्ठा होने लग गई, बाहर नहीं निकली, तो पेशेंट डेवलप्स व्हाट? हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया ड्यू टू एक्यूमुलेटेड CO2। और हाइपोक्सिया डेवलप होगा तो बॉडी तुरंत क्या करेगी? बॉडी तुरंत ही हाइपोक्सिया को करेक्ट करने के लिए किसका प्रोडक्शन बढ़ा देगी? आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देगी। ठीक है, तो यहां पर तो एक बात तो याद रखिएगा, जब CO2 बाहर नहीं निकला तो यहां पर होगा आपका वैक्यूम मिसमैच। ठीक है, अब वैक्यूम मिसमैच हो गया, वेंटिलेशन हुआ लेकिन परफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो रहा है, इसी वजह से वैक्यूम मिसमैच की वजह से हाइपोक्सिया हुआ। अब आगे सुनिए, जब हाइपोक्सिया हुआ तो बॉडी क्या करेगी? जैसे ही हाइपोक्सिया हुआ बॉडी
आरबीसी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। और आरबीसी का नंबर बढ़ने की वजह से ही, आरबीसी का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, आरबीसी का नंबर बढ़ेगा तो पॉलीसाइथेमिया होगा। इसलिए आपने देखा होगा जो पेशेंट CO2 जिसका बढ़ा हुआ है, या जिस पेशेंट के अंदर COPD है, उसके अंदर परसिस्टेंट हाई लेवल ऑफ एचबी उसका 16-17 के आसपास रहता है, वो इसी वजह से रहता है। और इसी कारण इसको बोलते हैं पिंक पफर। तो यहां पर कंपनसेटरी मैकेनिज्म हाइपोक्सिया की वजह से कंपनसेटरी मैकेनिज्म होगा, और कंपनसेटरी मैकेनिज्म होने की वजह से क्या होगा, समझिएगा, इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, और आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ना, आरबीसी नंबर में बढ़ना, दैट इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया। तो पेशेंट डेवलप्स पॉलीसाइथेमिया, और इसी पॉलीसाइथेमिया की वजह से क्या बोलते हैं, पिंक पफर। चलिए, ये तो हुआ आपका पहला एस्पेक्ट। पहले एस्पेक्ट की बात करी कि क्यों इसे पिंक पफर कहा जाता है। अब दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं, जब पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा, ठीक है, जब पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा, और हाइपोक्सिया होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट समझिएगा। सेकेंड एस्पेक्ट की बात करते हैं, दूसरे एस्पेक्ट की। पहले एस्पेक्ट की बात कर ली, पिंक पफर, वीक्यू मिसमैच हुआ, और वीक्यू मिसमैच की वजह से क्या होगा, वीक्यू मिसमैच की वजह से हाइपोक्सिया हुआ, वीक्यू मिसमैच, और उसकी वजह से हाइपोक्सिया हुआ। हाइपोक्सिया होगा, और इस हाइपोक्सिया क्यों हुआ, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर कैपिलरीज है वो डैमेज हो चुकी है, और डैमेज हो चुकी है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। जस्ट वेट, देखिएगा, हाइपोक्सिया की वजह से दो बातें, एक तो होगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन, वन इज योर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा तो इंक्रीज वर्कलोड ऑन योर राइट हार्ट। पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से राइट हार्ट पर वर्कलोड बढ़ेगा, और जब राइट हार्ट पर वर्कलोड बढ़ता है, इंक्रीज वर्कलोड ऑन राइट हार्ट, और उसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो अगर किसी रेस्पिरेटरी डिजीज की वजह से राइट हार्ट के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, या राइट हार्ट फेल होता है, तो उसको बोलते हैं कोर पल्मोनेल। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कोर पल्मोनेल क्या है उसको याद रखिएगा। कोर पल्मोनेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कोर पल्मोनेल। रेस्पिरेटरी डिजीज की वजह से अगर राइट हार्ट फेल होता है, राइट हार्ट के अंदर हाइपरट्रॉफी होती है, तो दैट इज कॉल्ड कोर पल्मोनेल, उसे हम कहते हैं कोर पल्मोनेल। अगली बात समझिए, हाइपोक्सी हुआ तो इन ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन कम पहुंची, एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट चाहिए, तो ऑर्गन की डिमांड बढ़ेगी, ऑर्गन की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इंक्रीज वर्कलोड ऑन लेफ्ट हार्ट। इंक्रीज ड्यू टू हाइपोक्सिया, इंक्रीज वर्कलोड ऑन लेफ्ट हार्ट, इंक्रीज वर्कलोड ऑन लेफ्ट हार्ट। लेफ्ट हार्ट पर वर्कलोड बढ़ेगा, और लेफ्ट हार्ट पर वर्कलोड बढ़ने की वजह से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा, हाइपोटेंशन होगा, और हाइपोटेंशन होगा तो क्या होगा, रास एक्टिवेट होगा, जीएफआर डिक्रीज होने की वजह से रास एक्टिवेट होगा, और रास एक्टिवेट होगा तो पेशेंट के अंदर होगा एडिमा, ठीक है। तो पेशेंट हैविंग पेरिफेरल एडिमा भी पेशेंट्स के अंदर रास की वजह से रह सकता है। तो ये दो एस्पेक्ट हमने डिस्कस कर लिए,
पहला एस्पेक्ट जो देखा हमने कि पिंक पफर क्यों कहा जाता है, दूसरा एस्पेक्ट जो डिस्कस किया, पहला मैंने बताया व्हाई वी आर कॉलिंग इट पिंक पफर, इसे पिंक पफर क्यों कहते हैं, दूसरा एस्पेक्ट बताया कि जब आपका दोनों राइट और लेफ्ट हार्ट, मेनली राइट हार्ट फेलियर होता है एम्फाइसेमा के अंदर, तो एम्फाइसेमा के अंदर राइट हार्ट फेलियर या कोर पल्मोनल किसे कहते हैं, तो यू शुड हैव क्लियर कोर पल्मोनल किसे कहा जाता है। तो अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, एल्वुलाई डैमेज है, एल्वुलाई डिस्टेंडेड है, उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से अगर आपका राइट हार्ट फेलियर में है तो उसे कहा जाता है कोर पल्मोनल। तो बच्चों ये पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट बात की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ योर एम्फाइसेमा। अब जो बात करेंगे हम साइन एंड सिम्टम्स, बहुत इंपॉर्टेंट बातें लेके आऊंगा। सबसे पहली बात, चूंकि जब एल्वुलाई डिस्टेंडेड है और डिस्टेंडेड एल्वुलाई की वजह से पेशेंट डेवलप्स बैरल चेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बैरल चेस्ट किस में मिलता है, तो बैरल चेस्ट आपका एम्फाइसेमा के अंदर मिलता है। पहली इंपॉर्टेंट बात बैरल चेस्ट, और बैरल चेस्ट में एम्फाइसेमा में मिलता है। दूसरी बात पे आते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बैरल चेस्ट के अलावा जो इंपॉर्टेंट साइन है, पहले इंपॉर्टेंट साइन की बात करूंगा फिर बाकी तो कॉमन की बात करेंगे ही। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चूंकि CO2 अंदर एक्यूमुलेटेड है और CO2 अंदर एक्यूमुलेटेड है, पेशेंट को CO2 को बाहर निकालना है, ओटोपीप जनरेट करना है ताकि एल्वुलाई ओपन भी रहे, तो इसके लिए पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, होठों को पास करके दिस इज योर पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपकी पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग में क्या होता है, ये नोट सेट के अंदर पूछा गया है, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन टाइम, एक्सपायरेशन टाइम को प्रोलॉन्ग किया जाता है, और जितना आप एक्सपायरेशन टाइम को प्रोलॉन्ग करेंगे उतना ही क्या होगा, जितना आपका एक्सपायरेशन टाइम प्रोलॉन्ग होगा उतना CO2 ज्यादा बाहर निकलेगी। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन टाइम, जिसको अपन बोलते हैं पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन टाइम, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन टाइम, एक्सपायरेशन टाइम जो है वो लंबा होना, प्रोलॉन्ग होना, और जितना प्रोलॉन्ग होगा उतना क्या होगा, रिमूव CO2। नेक्स्ट ट्राइपॉड पोजीशन, बेड के कॉर्नर पर हाथ लटका के ऐसे आगे की तरफ झुका हुआ, ये ब्रीदिंग डिफिकल्टी में पेशेंट ऐसे करता है, जिसको अपन बोलते हैं ट्राइपॉड पोजीशनिंग, ट्राइपॉड पोजीशन। पेशेंट कॉर्नर ऑफ बेड, बेड के कॉर्नर पर बैठ के और हाफता है, और वो हाफने वाली पोजीशन है, दैट इज योर ट्राइपॉड पोजीशन। इज दैट, तो बैरल चेस्ट आपको याद रखना है, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग याद रखनी है, ट्राइपॉड पोजीशन याद रखनी है। नेक्स्ट समझिएगा, डिस्निया, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, साइनोसिस, यूज ऑफ एसेसरी मसल, यूज ऑफ एसेसरी मसल, यूज ऑफ एसेसरी मसल। एसेसरी मसल्स का यूज करता है पेशेंट क्योंकि लेबर्ड ब्रीदिंग होती है, और लेबर्ड ब्रीदिंग की वजह से नेक्स्ट रेस्टलेसनेस, क्लबिंग ऑफ नेल्स, क्लबिंग ऑफ नेल्स, पेरिफेरल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा के बाद पल्सेस पैराडॉक्सिस, पल्सेस पैराडॉक्सिस, पैराडॉक्सिकल पल्स, पैराडॉक्सिकल पल्स है ना, पल्स पैराडॉक्सिकल का मतलब अपोजिट, रेस्पिरेशन का अपोजिट होती है पल्स, उसको पल्सेस पैराडॉक्सिस कहते हैं। पेरिफेरल एडिमा, पल्सेस पैराडॉक्सिस। नेक्स्ट समझिएगा,
जुगुलर वेन डिस्टेंशन, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, जुगुलर वेन डिस्टेंशन। जुगुलर वेन जो है राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से पेशेंट की जुगुलर वेन जो है दैट बिकम डिस्टेंडेड, ये जो जुगुलर वेन है वो डिस्टेंडेड होती है। चलिए अगली बात समझिएगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन के बाद नेक्स्ट पेरिफेरल एडिमा हो गया, जुगुलर वेन हेपेटोमेगैली, हेपेटोमेगैली, स्प्लेनोमेगैली, स्प्लेनोमेगैली, ठीक है। हाइपर रेजोनेंस भी, जब एयर है अंदर तो हाइपर रेजोनेंस भी आ सकता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो बैरल चेस्ट आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आपका बैरल चेस्ट इसलिए है क्योंकि अंदर एयर डिस्टेंडेड एल्विलाई है। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग एक्सपायरेशन टाइम को बढ़ाना है, एक्सपायरेशन को टाइम को, एक्सलेशन टाइम को बढ़ाने के लिए हमें होठों को पर्स करना है ताकि ओटोपी भी जनरेट हो, एक फ्लो भी मेंटेन रहे और CO2 को ज़्यादा बाहर निकाल सके। ट्राइपोड पोजिशनिंग, डिस्निया, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, साइनोसिस, यूज ऑफ एसेसरी मसल, रेस्टलेसनेस, क्लबिंग ऑफ नेल्स, क्लब्ड नेल्स, जो नेल जो है वो क्लब हो जाते हैं। देन योर पेरिफेरल एडिमा, पल्सेस, पैराडॉक्सेस, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, हेपेटोमेगैली, स्प्लेनोमेगैली, और आप कह सकते हैं कोर पल्मोनेल, कोर पल्मोनेल। अगर ब्रेन में CO2 लेवल बढ़ा तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट में भी कंफ्यूज भी हो सकता है, कंफ्यूज्ड, या आप कह सकते हो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस भी पेशेंट का अल्टर हो सकता है। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अंदर जो क्लासिकली जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो है पल्सेस, पैराडॉक्स, ये पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, बैरल चेस्ट, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे, इनको बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। राइट साइडेड हार्ट फेलियर के आपको सिम्टम्स भी मिलेंगे, एडिमा मिलता है, स्प्लेनोमेगैली मिलता है, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट खाना नहीं खाता है, उसका वेट लॉस होता है, मसल वास्टिंग होती है, ये सब है क्योंकि ब्रीथलेसनेस होगी तो पेशेंट ढंग से, ऑक्सीजन लगी हुई है तो ढंग से खाना नहीं खा पाएगा। तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए, ऐसा होता है। अब ये देखिएगा, ये तो हमारी इंपॉर्टेंट बातें हुई किसकी, दैट इज अबाउट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, और उसके बाद जो बात करी एम्फाइसेमा की, दोनों का हाफ पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। हाफ पार्ट में हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे, हमने दूसरा भाग पैथोफिजियोलॉजी देखी और हमने एटियोलॉजी देखी। एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम्स, ये भाग हम डिस्कस कर चुके हैं। कल जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं किसकी, दैट इज अबाउट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड मैनेजमेंट ऑफ COPD। तो डायग्नोस कैसे करते हैं और इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में जो डिटेल बातें करेंगे वो हम COPD के पार्ट 2 के अंदर करेंगे, ठीक है बच्चों। लेक्चर को ढंग से देखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो जो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और लगातार बने रहें अपने नोट सेट में सिलेक्शंस के लिए। आप अगर कंटिन्यूटी को मेंटेन करेंगे तो सिलेक्शन बहुत आसान है नोट सेट के अंदर। नोट सेट 5 सितंबर में आने वाला है, उसके लिए आप रेडी रहिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप करते रहिए, लक्ष्य क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रेट टाइम ग्रेट डे।